महाराष्ट्र के चुनाव को जो ये भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक परिणाम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की है। इनके नीचे से, इनके पैर के नीचे से जमीन नहीं खिसकी, इनके नीचे से जमीन खिसकी और ये अरब सागर में बहा दिया इनको महाराष्ट्र की जनता ने। नहीं, हितेन ठाकुर तो एक तरह से लटक है। वो जो मेन जड़ है, जो मेन गुंडा है वहां का, वो है भाई ठाकुर का। भाई था हितेन ठाकुर। उनको अच्छे से याद होगा कि भाई ठाकुर एक समय दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता था। तो उसकी वजह से थर थर आदमी कांपता था उस वसई और विरार के इलाके में। महाराष्ट्र का तो मैं तो गया नहीं महाराष्ट्र, लेकिन मैं जो लगातार सुन रहा था और आज मैंने कुछ ज्यादातर लोगों को सुनने की कोशिश की, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, या एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने अपने एक स्वर से ये बात न स्वीकारी हो कि महाराष्ट्र के चुनाव को जो ये भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक परिणाम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की है। जो मैंने आपको अभी कारण गिनाए, जो बैकग्राउंड गिनाई, उस बैकग्राउंड को आदमी एक एक घर तक पहुंचाने का काम आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे थे। और वो उनका मैं आंकड़ा सुनकर तो मनीष जी मैं दंग रह गया कि 60,000 मीटिंग की है उन्होंने। वो मीटिंग माइक लगा के, मेरी माइक लगा के मंच लगा के उन्होंने नहीं की। वो लोगों के घरों में, मोहल्लों में, पार्कों में, गलियों में जाकर उन्होंने तो 60,000 मीटिंग, तो सोच लीजिए मैन टू मैन मार्किंग उन्होंने की और लोगों को समझाया है कि ये क्या पाप तुमसे हो गया लोकसभा में और इसको सुधारो, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और बैकग्राउंड वो पूरी तैयार थी। बांग्लादेश के हिंदू उनकी जो चीखें आ रही थी बांग्लादेश से, वो अपने आप में बता रही थी कि ये जो आरएसएस के वर्कर समझा रहे हैं, आरएसएस की जो टीम समझा रही है, ये बिल्कुल 100% सही है। और अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे साथ भी यही होगा। तो आरएसएस का जो 60,000 मीटिंग बनी थी, उसके अलावा उनके अन्य कार्यक्रम चल रहे थे। और ये बता दूं कि आरएसएस महाराष्ट्र में तो बहुत मजबूत है। तो उसका परिणाम है कि आज ये जो आया है, इनके नीचे से, इनके पैर के नीचे से जमीन नहीं खिसकी, इनके नीचे से जमीन खिसकी और ये अरब सागर में बहा दिया इनको महाराष्ट्र की जनता ने। और ये आप समझ मैं आरएसएस आप आगे जोड़िएगा, आरएसएस से जोड़ता हूँ। मेरे चचेरे भाई हैं जो पालघर इलाके में रहते हैं, वो संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने फोन करके जो जानकारी दी वो चौंकाने वाला है। उधर संघ पे जमीनी काम करते, उन्होंने बताया कि मेरे घरेलू नाम लेते हुए कि भाई हितेंद्र ठाकुर 30 साल से वहां जीत रहा था, उसका बेटा क्षितिज ठाकुर और उसका एक चमचा, ये 3 एमएलए हैं जो पालघर के 6 विधानसभा में 3 में इन गुंडों का कब्जा था। ये भूमि माफिया थे और वो इतने खुश थे, वो कह रहे थे कि 30 साल का जिनका पाप है वो पस्त हो गया। फिर उन्होंने मुझे जो बताया बहुत अजीब सी बात, हमने कहा ये बताइए भैया कि आप लोगों ने क्या मतलब क्या महसूस किया? बोला हम सबको कस्बा दे दिया गया था, एक एक कस्बा, कि घर घर कंटिन्यूअसली जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है आपको एक एक घर से जुड़ा रहना है। इस स्तर पर जमीन पे संघ ने काम किया। तब व्यूअर्स को जरा इस चीज के बारे में बता दीजिए, ये विनोद तावरे वाला जो कांड हुआ था वो इसी हितेंद्र ठाकुर का पाप था। सोचिए, चुनाव के एक दिन पहले, 24 घंटे पहले जो ये विनोद तावरे वाला खेल हुआ था, उसको जड़ से ही संघ ने खत्म कर दिया पालघर क्षेत्र में। नहीं, हितेन ठाकुर तो एक तरह से लटक है। वो जो मेन जड़ है, जो मेन गुंडा है वहां का, वो है भाई ठाकुर, जिसका भाई था हितेन ठाकुर। हितेन ठाकुर उसका लड़का लगातार, जो जहां पे आप विनोद तावड़े वाली घटना की बात कर रहे हैं, विनोद तावड़े की घटना नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। वहां से उसका लड़का था अक्षत हितेन ठाकुर, ऐसे कुछ लिखता है। और ये जो हितेन ठाकुर है, ये वसई से लड़ता था और इसका जो एक चमचा है वो किसी तीसरी सीट से लड़ता है, वो वसई विरार का इलाका है। तो वो भाई ठाकुर, और भाई ठाकुर को छोटा मोटा गुंडा नहीं है। भाई ठाकुर जिनको, जो पुराने अपने सीनियर सिटीजन होंगे या तो हम लोग की उम्र के होंगे, उनको अच्छे से याद होगा कि भाई ठाकुर एक समय दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता था। उसकी वजह से थर थर आदमी कांपता था उस वसई और विरार के इलाके में कि इससे बोल नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय 2004 में गोविंदा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, तो बड़ी चर्चा हुई थी कि गोविंदा ने बाकायदे मंच पर भाई ठाकुर और हितेन ठाकुर के पैर छुआ दिया था। ये इंदिराबाई असलियत आप समझ लीजिए कि वो जब भाई ठाकुर के पैर छू के उसने आशीर्वाद लिया, हितेन ठाकुर के पैर छू के आशीर्वाद लिया, तो बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन वो बड़ी ढके छुपे ढंग से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी और जलजला दाऊद इब्राहिम का कैसे सिक्का चल रहा बॉलीवुड में सब जानते हैं।
तो वो इतने कुख्यात परिवार को मिट्टी में मिलाया है कि आरएसएस की सक्रियता ने, और वो तीनों सीटें हारा है वो। तो वो अपना हितेन ठाकुर तो हारा है 4-5 हजार से, लेकिन उसका लड़का, जहां पर आपने विनोद तावड़े को देखा होगा कि विनोद तावड़े किस तरह से इन्होंने हत्यारा बना के कैसे फंसा दिया कि हमको पैसा दे रहे थे, वो लड़का उस सीट पर 36,000 वोटों से हारा है। तो ये इनकी सारी नौटंकी जनता ने इनको जवाब दे दिया। तो वो आरएसएस से लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस कहीं, मैंने कहा ना, वो मंच लगा के, माइक लगा के काम ही नहीं करते। वो लोगों के घर घर जाके समझा रहे थे कि क्या ये क्या प्लान है इनका और आगे कैसा नाश करेंगे। तो वो नतीजा ये हुआ कि ये इन्होंने तो ये तावड़े पे गुंडाई कर रहे थे और 36,000 वोटों से हरा के एकदम बुरिया बिस्तर बांध दिया। बाप और बेटे दोनों का चमचा भी चुनाव हारा है। तो ये आरएसएस की जो सक्रियता थी, ये अद्भुत थी, ये अद्भुत थी, और इसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर सारी भूमिकाएं आपके राजनीतिक शुरू होती हैं, वो तो बेहतरीन रही। मुझे बहुत तेज हंसी आ गई, आप गंभीर बात कर रहे थे। एक दिवाकर पांडे जी ने बड़ा, वो ज्वाइंट बटन मेंबर लिए हुए हैं, उन्होंने लिखा जलेवा देवी उंगली बाई दोनों फिलहाल सदमे में है। मैंने एक फोटो डाला, सब मैं कई बार लगता है कि आपको कई बार गुस्सा आता है इन लोगों पर कि वो 99 को बड़ा बनाने वाली वो जलेबी बाई कोई कह रहा है, कोई उसे कुछ और कहता है, वो नोटी। कई बार लगता है कि इन सबकी भूमिका कितनी बड़ी है। नोटी ने तो समझिए अपने आका को पूरा पॉलिटिकल करियर ही बर्बाद कर दिया एकदम से। अब जरा मनीष जी, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, तो जरा आरएसएस को आप और उसका कमाल आपको बताता हूं कि विदर्भ, जहां जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और जो भाजपा का सबसे कमजोर अंग माना जाता है, जबकि विदर्भ से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं और नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं, उसके बावजूद विदर्भ को सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता था कि विदर्भ में कांग्रेस भाजपा कमजोर है। और वहां की विदर्भ की 62 में से 50 सीटें अब की भाजपा जीती है। और वो क्यों जीती है, तो वो एक ही आदमी, अब की जो एग्जिट पोल आए थे उनमें केवल एक ही आदमी का एग्जिट पोल एकदम टू दी पॉइंट गया है, एकदम जिसे कहना है कि मछली की आंख की तरह निशाने पे सही लगा है। वो आदमी है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया का। वो जिस दिन झारखंड का उसने दिया था तब मैं भी सहमत नहीं था, और उसी वो अकेला एग्जिट पोल करने वाला था जिसने कहा कि 200 से ज्यादा सीटें भाजपा की महाराष्ट्र में आ रही हैं, और झारखंड में बताया था कि 52-53 आएंगी, वो आई हैं। तो आज मैं प्रदीप गुप्ता को सुन रहा था मनीष जी, और जो आंकड़ा प्रदीप गुप्ता ने दिया, क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने सबको चौंकाया है, तो उसने कहा कि विदर्भ में जब मैंने बात की है बहुत व्यापक स्तर पर हजारों लोगों से, तो कहें आपको ताजुब होगा कि जून 2024 यानी आज से 5.5 महीने पहले जिन लोगों ने इस अगाड़ी को वोट दिया था, उसमें से 10% शेड्यूल कास्ट जो दलित, 10% दलित और 15% आदिवासी, वो फिर लौटकर भाजपा की तरफ आए हैं और इस चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। तो वो 10% दलित और 15% आदिवासी, ये किसी नेता के बस का था ही नहीं मनीष जी। ये जब तक आप घर घर जाकर उनको समझाएंगे नहीं, तब तक वो ये काम हो ही नहीं सकता। तो वो जो 60,000 सभाएं हो रही थी आरएसएस की, और आप सोचिए बड़ी संख्या है कि 60 सीटों पर, 62 सीटों पर 10% दलित और 15% आदिवासी लौट कर भाजपा में उसने आया है, और उसका नतीजा है कि 62 में से 50 सीटें भाजपा की जीती है। और इसका दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं कि एक सीट है उसी इलाके की, और वो नक्सलियों की राजधानी है हिंदुस्तान के अंदर। वहां पे भाजपा सोच नहीं सकती कि गढ़चिरौली पत्थर की तरह, तो वो आरएसएस की जरूरत नहीं है, और भाजपा अपने पैरों पे खड़ी हो गई, हम खुद लड़ सकते हैं। तो आरएसएस ने लोकसभा में हाथ खींचे थे, और इस चुनाव में इससे पहले हरियाणा में और आज के चुनाव में बताया कि जरूरत तो हमारे बिना तुम्हारा गुजारा ही नहीं होगा। ये एक दिया, और बहुत जमकर पूरा वहां पे समर्पण किया। वो आरएसएस है। उसके बाद फिर नेताओं